नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 6 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले आपको 6 घंटा लिख लेना है और एक दिन में टोटल कितना घंटा है उसको बट्टे में रखेंगे। तो एक दिन में टोटल 24 घंटा होता है, तो बट्टे में 24 घंटा लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। 6 चौके 24, इसको काटेंगे, इसके बाद 4 से इसको काटेंगे, 25 चौके 100, यानी कि 6 घंटा एक दिन का 25% है। तो देख लीजिए कहां पर है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और प्रीवियस ईयर में आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखिए, समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मान के चलना है किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है। समझने का प्रयास कीजिएगा, 100 रुपया है। अब इसमें 25% घट जाती है, 25% घट जाएगा, यानी कि 100 में 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 75। तो 25% घटने के बाद कितना बचेगा? 75 रुपया बचेगा। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि घटा हुआ मूल्य में कितना बढ़ा देंगे कि जो पहले वाला मूल्य है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। एक बार समझिए, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मान लेते हैं कि कीमत 100 रुपया है, जब 25% घट जाता है तो 75 रुपया होता है। तो क्या बोल रहा है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि इसमें कितना बढ़ा देंगे कि 100 रुपया ही रहेगा। अब यहां पर समझिएगा, अब मान के चलते हैं कि इसमें x% बढ़ा देते हैं। मान के चलते हैं कि इसमें x% बढ़ा देते हैं। अगर आप कहीं पर प्रतिशत में बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलते हैं कि x है, इसमें आप 10% बढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 + 10 तो 110 और बटे में 100, यही काम करेंगे ना। तो यहां पर समझिएगा, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 में हम लोग x% बढ़ा रहे हैं तो गुना क्या करना होगा, यानी कि 100 + x करना होगा। तो 100 + x और बटे में 100 करेंगे, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या होगा, यानी कि मूल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर घटा हुआ मूल्य में हम लोग x% बढ़ा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, फिर से पहले वाला मूल्य ही मिल रहा है। तो कितना बढ़ाना होगा, यानी कि हम लोग को x निकालने का जरूरत है। यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले यहां पर बटे में कुछ नहीं है तो इसको गुना कर दीजिए और ये 75 इसमें गुना होगा तो 75 और डबल 0 होगा और फिर इसमें गुना होगा 75 ना, तो यहाँ पर 75 x हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो 1 और 4 0 हो जाएगा। अब समझिएगा, इसको उधर में ले जाएंगे तो इधर में क्या बचेगा, 75 x बचेगा और इसको उधर में ले जाएंगे तो घटेगा ना, घटा लीजिए फटाफट। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 में आपको घटाना है 7,500, तो यहाँ पर 7,500 लिख लेते हैं। तो देख लीजिए 0 0 और 1 दहाई 10, 1 दहाई 10, 1 दहाई 10, 10 में से 5 तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर बच गया 9, 9 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 2, यानी कि आप इसको उधर में ले जाएंगे तो माइनस होगा, इसके साथ घटेगा तो घटने के बाद कितना बचेगा, 25 और डबल 0 बचेगा। इसके बाद आप काट दीजिए, 25 एकम 25 और 2 0 बच गया और 25 से इसको काटिए तो 25 तिया 75, यानी कि x बराबर कितना होगा, तो 100/3, यानी कि इतना प्रतिशत आपको बढ़ाना होगा। यानी कि 100/3% अगर इसमें बढ़ा देंगे तो जो पहले वाला मूल्य था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपसे पूछा गया था। तो देख लीजिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए और इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है, इसमें संदेह नहीं करना है कि इस तरह का क्या प्रश्न आता है। ये जितना भी प्रश्न मैं लिया हूं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप सभी प्रश्न को आप बना पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी लगभग में ठीक ठाक है। अगर नहीं बन पा रहा है तो तैयारी करने का जरूरत है। तो तीसरा नंबर में क्या बोला है, एक मंदिर में, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इंटरेस्टिंग भी है, ये सब पढ़ने में मजा आना चाहिए। एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी? यानी कि समझिए, प्रश्न को समझिए। घंटी जो है एक 12 मिनट के बाद बजता है, एक 16 मिनट में बजता है, एक 24 मिनट में बजता है और एक 36 मिनट में बजता है। लेकिन स्टार्टिंग कब करता है, 6 बजे। 6 बजे से निरंतर बजना स्टार्ट होता है। तो
तब यहां पर समझिए अगली बार कब सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, यही बात बोला है। क्या बोला है? तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। किसका किसका? 12, इसके बाद 16, इसके बाद कितना है 24, इसके बाद 36। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का भी आसान तरीका मैंने बताया था। सबसे बड़ी संख्या को आप ले लीजिए, 36 है ना सबसे बड़ी संख्या। अब बारी बारी से सबसे चेक करिए। क्या चेक करना है? तो 12 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो 12 को आप नहीं लीजिए। इसके बाद 16 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो छोटा छोटा पार्ट में करके तोड़िए। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 4 चौके 16, तो 4 9 36। एक ठो 4 से ये डिवाइड हुआ, लेकिन एक ठो 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर आप तोड़ेंगे 4 चौके 16, तो 4 9 36, 9 आ रहा है ना, तो बाकी एक 4 बच गया, उससे ये डिवाइड होगा नहीं ना होगा। तो एक ठो 4 से डिवाइड हुआ और एक ठो 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो जिससे डिवाइड नहीं हुआ उसको आपको लेना होगा और एक ठो 4 को नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर क्या है 6 चौके 24। देखिए 4 से ये डिवाइड हो गया और 6 से ये डिवाइड हो गया, 24 को लेने का जरूरत नहीं है। एलसीएम आ गया, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 छक 24 के 4, इसके बाद 4 तिया 12 और 2 24, 14। 4 छक 24 का 4 और 4 तिया 12 और 2 14, इतना ये आया है मिनट में। इसी को आप घंटा में बदल दीजिए, समझने का प्रयास करिएगा। घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 144 को ये मिनट है, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। तो अब यहाँ पर समझिए आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं अगर याद है तो 12 गुने 12 144 होता है, और बटे में क्या है 60 है, तो 12 पचे 60 काट दीजिए। इसके बाद यहाँ पर समझिएगा तो 5 दूना 10, 2 बच गया ना, 5 दूना 10। इसके बाद इधर में इसको अलग कर दीजिए। अब इधर में बटा में क्या बच गया है, जैसे 5 दूना 10, ऊपर में 2 बच गया ना, ऊपर में 2 और नीचे में 5, ये भी घंटा में है। अब इसको फिर से मिनट में बदलिए, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा, तो 12 पचे 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये तो घंटा पूरी हो गया, और इधर वाला मिनट में, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 मिनट। तो अब यहाँ पर समझिएगा पहली बार कब बजा था, यानी कि 6 बजे बजा था, 6 बजे बजा था। अगली बार कब एक साथ बजेगा, तो 2 घंटा 24 मिनट के बाद, यानी कि 8:24। 8:24 में अगली बार सभी एक साथ बजेगा। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार समझिए, और इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियो को आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके सीरियल वाइज देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। तो इसका आंसर को मिलाइए, कहां पर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, एक बार समझिएगा, एक बार समझ लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऊपर पढ़ाई कभी भी नहीं करिए, और चैप्टर वाइज वीडियो बना हुआ है, सिर्फ आप देख लीजिए, सीखिए, समझिए, और फिर सेट को बनाना शुरू करिए। अब यहां पर देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, x y बराबर 2 दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है x छोटा है y से, यही लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होता है x इज लेसर देन y, यानी कि x y से छोटा है। तो x का वैल्यू आपको अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पर 3 है ना, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो अब यहाँ पर समझिएगा x को y से छोटा लेना, यानी कि x के जगह में आप रख दीजिए 1 और y के जगह में रख दीजिए 2, और यहाँ पर x प्लस y, यानी कि 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ रहा है, और फिर 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 आ रहा है। सेटिस्फाई हो गया। तो जो निकालने के लिए कहा गया है ना वो निकाल दीजिए। क्या निकालने के लिए बोला है, x का पावर 3 और माइनस में y का पावर 3। x का वैल्यू हम लोग कितना मान के चले थे, 1 मान के चले थे, और y का वैल्यू 2 मान के चले थे। अब यहाँ पर देखिएगा 1 का पावर 3 तो 1 ही रहेगा, और 2 का पावर 3 इसका मतलब 8। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह रहेगा, तो 7। आंसर आ गया है 7। देख लीजिए आंसर आ गया है 7, यानी कि -7। तो देखिए -7 कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या है, 5 नंबर में, एक बार समझिएगा, और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार सीखना होगा, समझना होगा। ऊपर कभी भी पढ़ाई मत करिए, डीपली पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ पर फॉर्मूला याद करने का है उसके लिए फॉर्मूला याद करिए। अब इसमें क्या बोला है, देखिए ये जो प्रश्न है ना और भी आसान है, एक चीज समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या बोला है, 3 का पावर
कितना है 34 है, और प्लस में फिर से 3 का पावर कितना है 35 है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉमन आप क्या ले सकते हैं, यानी कि 3 का पावर 34 इसमें भी और 3 का पावर 34 इसमें भी है। इसमें तो ज़्यादा है ना, लेकिन 34 तक तो मिल रहा है। तो 3 का पावर 34 आप बाहर ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 का पावर 34 निकला है, तो 3 का पावर 1 यहाँ पर बचा है, यानी कि 3 बच गया है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो 3 का पावर 34 और गुने में कितना है 3 और 1 4, इतना। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्गमूल तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। इसका वर्गमूल कितना होगा, यानी कि 3 कितना ठो है 34 ठो है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 गुने 2 है तो जोड़ा लगाते हैं ना, तो इसमें कितना जोड़ा 34 का मतलब 17 जोड़ा है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 का वर्गमूल तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, लेकिन इसका वर्गमूल कितना होगा, यानी कि यहाँ पर 3 34 जोड़ा है। तो आपको क्या करना है, यानी कि 3 का पावर 17 लेना है, यही तो होगा ना। तो यही आपका आंसर है, उत्तर हो गया। देख लीजिए कहां पर है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है। देखिए इसी तरीके से आपको सीखना है, समझना है। एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 6 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं एक बार लिख लेता हूँ। कितना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया हुआ है, और a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 प्लस c का पावर 2, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से c का पावर 3 लिखा हुआ है, 29 दिया हुआ है। एक फॉर्मूला आप याद करिएगा। देखिए निकलना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab निकालना है ना। तो इसके बराबर में फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और इनटू में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर में होता है माइनस ab प्लस बी सी और प्लस ए सी होता है। ये आपको याद रखना होगा। एक बार मैं इस फॉर्मूला को मिला लेता हूँ। किताब है क्या, फॉर्मूला वाला किताब, हाँ है, सही है, मैंने गलत नहीं किया है, थोड़ा डाउट था इसीलिए मैंने देख लिया। चलिए, तो इसके बराबर इतना होता है। लेकिन अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, यहाँ पर 9 आप रख देंगे, और इसके बराबर 29 है, यानी कि इसके बराबर 29 आप रख देंगे, लेकिन इसके बराबर तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तब यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना है। इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी इसमें से एक को 0 मान लीजिए। तो हम c को मान लेते हैं 0। समझिएगा, c को अगर आप 0 मान लेंगे तो क्या होगा, c को आप 0 अगर मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए, c को जब आप 0 मान लेंगे तो यहाँ पर ये c 0 हो गया ना। तो a प्लस बी बराबर कितना हुआ 9, ये 0 मान लिए तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, फिर से यहाँ पर अब आपको क्या करना है ना, देखिए यहाँ पर अब समझिएगा, इसको आप अगर आप 0 रख दिए, इसके बराबर तो हमको निकालना है, लेकिन इसको आप 0 कर दिए तो a प्लस बी हो गया। यहाँ पर समझिएगा, इसके बाद इसको आप 0 कर दिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए बी सी 0 हो गया तो ये 0, सी 0 हो गया तो ये 0। अच्छा, यहाँ पर तो माइनस में था ना, मैंने प्लस में कर दिया। यही चीज़ तो देखना था कि माइनस था या प्लस, तो मैंने, तो अब यहाँ पर देखिए c है, तो यहाँ पर भी c 0 हम लोग लिए हैं ना, c का वैल्यू 0 मान के चले हैं, यहाँ पर भी c 0, तो ये 0 हो गया, तो इतना आ रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर तो इतना होता है, लेकिन हम लोग c को 0 मान लिए। तो अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी हमारे पास है 9, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमारे पास 29 है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू कैसे आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये समझने का प्रयास करिए। तो इसको मैं कहीं दूसरे जगह लिख लेता हूँ। हम यहाँ पर c बराबर 0 लेके चले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके बराबर, तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इतना लिखेंगे ना तो कितना आएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना है 29 है ना, देखिए इसका वैल्यू 29 है ना, 29 रख दीजिए। इसके बाद इसका भी वैल्यू तो दिया हुआ है ना a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना है 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 9 81 हो जाएगा ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर सही लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 9 81 ना।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 9 81 और यहाँ पर माइनस 2ab। अब यहाँ पर मैं छोटा सा इधर में कर देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इसको ले जाते हैं उधर में तो प्लस में हो जाएगा, और इसको हम ले आते हैं इधर में तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो गया, हम समझ लिए कि प्लस में हो गया, लेकिन हम रखेंगे इधर ही। तो ए बी तो हो गया, लेकिन जब हम इसको इधर में लाएंगे तो इसके साथ घटेगा, तो घटा के लिख लीजिए। तो 1 दाएँ 10 तो हुआ 11, 11 में 9 घटाएंगे तो 9 2 11 यानी कि 2। इसके बाद यहाँ पर कितना बच गया, 7 बच गया ना। 7 में 2 घटाएंगे तो कितना, 5 2 7 यानी कि यहाँ पर 5। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 छक 12 यानी कि ए बी बराबर कितना आया, 26। ए बी बराबर 26। अब यहाँ पर सब कुछ आपको मिल गया है। तो ए प्लस बी कितना है, 9 है ना, 9 है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं, इसका वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है, तो 29 है, इसको हम जोड़ लेंगे और अच्छा माइनस है तो माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर ए बी का वैल्यू रखेंगे 26, यानी कि यहाँ पर 29 और यहाँ पर 26, तो 29 में 26 घट रहा है ना, 29 में 26 घट रहा है, तो यहाँ पर कितना यानी कि 3। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा ही देते हैं, मतलब कि इसका भी वैल्यू यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, और इसको सॉल्व किए तो इतना आया 9 3 27, इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, लेकिन थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा हो गया तो भी क्या करेंगे। लेकिन सभी प्रश्न तो बड़ा नहीं आएगा ना, सभी प्रश्न तो ज़्यादा टाइम वाला नहीं आएगा, तो 1-2 प्रश्न तो टाइम लेने वाला रहेगा ही। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अगर इस तरीके से आप सीख लेंगे, समझ लेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी में आंसर आ जाएगा। मैंने समझाने के चलते थोड़ा बड़ा किया। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसका तो आंसर मिल गया था ना 27। अब यहाँ पर 7 नंबर में देखिए, एक निश्चित धनराशि। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500 रुपया और 8 वर्ष में 4750 रुपया हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 8 वर्ष में कितना हो जाती है, 8 वर्ष में 4750 ना, 4750। मैं एक बार स्पष्ट लिख लेता हूँ, इसको समझिएगा, बहुत आसान है। 4750 रुपया हो जाती है, और 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 3 वर्ष में 2500 रुपया ना, तो यहाँ पर मैंने 2500 लिख लिया। तो ये क्या है, ये मिश्रधन दिया हुआ है। अगर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में लिखा हुआ है कि इतना हो जाता है, उतना हो जाता है, कितना हो जाएगी, तो ये चीज़ क्या है, मिश्रधन है। यानी कि 8 वर्ष में इतना हो गया, मतलब कि ये मिश्रधन है। 3 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि ये मिश्रधन है। तो अब यहाँ पर आप जब 2 मिश्रधन दिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि 8 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का मिश्रधन को माइनस कर दीजिए तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 और यहाँ पर 5, इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि इंटरेस्ट इतना आ गया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आया है ना, कितने साल का है, तो हम लोग 8 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का मिश्रधन को घटाए तब आया ना। तो समय का अंतर कितना है, 5 ना, तो 5 वर्ष का ये इंटरेस्ट आया। ये जो इंटरेस्ट आया है ना, इंटरेस्ट ये 5 वर्ष का आया है। अगर आपको 1 वर्ष का निकालना हो, अगर 1 वर्ष का निकालना हो तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 1 वर्ष का निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्ष का मिश्रधन, तो 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। या 8 वर्ष के मिश्रधन में 8 वर्ष का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। तो अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 वर्ष का आपको मिल जाएगा। तो कितना होगा, 5 चौके 20 ना, 5 चौके 20, इसके बाद 5 चौके 20, इसके बाद 5 पचे 25, इतना हुआ। 2 वर्ष के लिए कितना होगा, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, यानी कि 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 और 2 चौके 8, 1 9। इसके बाद 3 वर्ष का निकालना हो तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 शून्य शून्य और 3 पचे 15, हाथ में 1 और 3 चौके 12 और 1 13 ना, इतना हो गया। मिला लेते हैं, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 के 5, 3 चौके 12 और 1 13, इतना हो गया। तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट इतना है। तो मैंने क्या बोला था कि 3 वर्ष के मिश्रधन में, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 2500 रुपया। 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए तो मूलधन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 दाएं 10, 10 में 5 तो 5, यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पर बच गया है 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 1, यानी कि 1150 रुपया इसका राइट आंसर है। देख लीजिए 1150 कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 7 नंबर है या 8 नंबर,
हाँ 8 नंबर में भी है। अब यहाँ पर देखिए ये तो कहाँ से प्रश्न है, यानी कि समय, दूरी तथा चाल से है ना। एक बार सीखिए, समझिए, और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। जितना भी प्रश्न है आता नहीं है, आया हुआ है। तो एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई पता लगाइए। देखिए, जब एक रेलगाड़ी एक पोल को पार करती है तो उसको कितना चलना पड़ता है, कितना दूरी चलना पड़ता है, यानी कि खुद के लंबाई के बराबर चलना पड़ता है। जब एक रेलगाड़ी सिग्नल पोल को पार करती है, पोल को पार करती है, सिग्नल पोल को पार करती है, या एक खड़ा व्यक्ति को पार करती है, या दौड़ता व्यक्ति को पार करती है, या पेड़ को पार करती है, तो दूरी कितना चलना पड़ता है, तो रेलगाड़ी की जितना लंबाई है उतना ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जब एक रेलगाड़ी पोल को पार कर रही है तो वहाँ पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई ही मान के चलेंगे। तो अब मान के चलते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो r है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो समय दिया हुआ है, पोल को पार करने में 15 सेकेंड लगता है, तो ये दूरी है ना, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल भी नहीं दिया हुआ है, तो चाल को आप मान लीजिए x, तो x चाल गुने समय, तो समय कितना है 15 सेकेंड, यानी कि 15x हो गया। यानी कि दूरी बराबर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 15x हो गया। अब दूसर के बारे में क्या बोल रहा है, तो 25 सेकंड में 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है या सुरंग को पार करती है तो वहां पर दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई जो दिया हुआ है उसको जोड़ के लेंगे। तो फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर, या जो आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दूरी बराबर ही यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां पर पहले तो पोल को पार कर रही थी, इसलिए दूरी बराबर क्या लिए, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब यहां पर समझिएगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 100 मीटर और रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग r मान के चले, तो ये हुआ दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो इस बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो समय कितना लगा है, 25 सेकंड, 25 सेकंड लगा ना, तो चाल गुने समय, तो चाल हम लोग x मान के चले हैं, तो चाल गुने समय, तो कितना हो जाएगा, चाल है x मीटर पर सेकेंड और समय है 25 सेकेंड, तो 25x हो जाएगा ना, चाल गुने समय, यानी कि 25 गुने x, तो 25 सेकेंड, सॉरी, यानी कि यहाँ पर 25 गुने x हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, अब समझने का प्रयास करिएगा। r के जगह में आप रख सकते हैं 15x, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 100 रखेंगे और r के जगह में 15x यहाँ पर रख दीजिए, और इधर में कितना है 25x है, और इसको आप उधर में ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये उधर में जाके घटेगा ना, प्लस है तो उधर जाके माइनस में घटेगा, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10x, यानी कि यहाँ से ये कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, यानी कि x बराबर आया 10। x क्या हम लोग मान के चले थे, स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड में आ गया है। अब हमको निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर है, देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 गुने x, तो x हम लोग का मालूम हो चुका है, तो यहाँ पर देख लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 150 मीटर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो लंबाई मीटर में ही आएगा, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में दिया हुआ था। तो एक बार सीखना होगा, और अगर आपको समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है तो समय, दूरी तथा चाल का वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, शायद अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न नहीं है तो एक प्रश्न मैं ले लेता हूं अपने से नहीं, किताब से ही मैं ले लेता हूं। यहाँ पर देखिए, इस तरह का प्रश्न तो मैं बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझ जाइए, नहीं तो अगर भूल जाएंगे और इसी तरह का प्रश्न आ गया तो फिर दिक्कत होगा। देखिए क्या है, 72 प्लस फिर से रूट अंडर, यहाँ पर 72 है, प्लस फिर से रूट अंडर, यहाँ पर 72 है, और इसी से मतलब कि इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हमेशा चलता रहता है, इसी तरीके से है ना, इसी तरीके से है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर दिया हुआ है, प्लस में या माइनस में दिया हुआ रहेगा, एक बार समझिएगा, यहाँ पर प्लस है, हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि अंदर में जो संख्या दिया हुआ है ना उसको आप दो लगातार संख्या में तोड़िए, गुना में। जैसे 72 है तो आप इसको लिख सकते हैं 9 8 72, 9 और 8 क्या है, लगातार संख्या है। लगातार संख्या का मतलब कि अंतर 1 होना चाहिए, ये दोनों लगातार संख्या, अंतर क्या है दोनों में, 1 का अंतर है ना। तो
अगर प्लस में दिया हुआ है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा। लेकिन अगर यहां पर माइनस में रहता तो छोटा वाला यानी कि 8 आंसर हो जाता। क्लियर है ना। अब एक चीज और बताऊंगा इसमें, अब इसमें नहीं बताऊंगा, इसी तरह का गुना में रहेगा तो क्या होगा, एक चीज समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर इस तरीके से है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, फिर से इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर से 8, फिर से 8, फिर से इस तरीके से 8, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है गुना में है। लेकिन इसमें डॉट डॉट अनंत तक है, इसमें डॉट डॉट अनंत तक लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब गुना में रहेगा, जब गुना में रहेगा और डॉट डॉट अनंत तक लिखा हुआ है तो इसमें जो संख्या है वही उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 8 ही होगा। लेकिन डॉट डॉट अनंत तक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अब मान के चलते हैं इसी में, मान के चलते हैं कि डॉट डॉट अनंत तक नहीं है, सिर्फ इसको यहीं तक लिख के छोड़ दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर के लिए इसमें जो संख्या है ना उसको आप लिख लीजिए सबसे पहले, और आप काउंट कीजिए कि इसमें कितना नंबर है या कितना स्क्वायर रूट का चिन्ह दिया हुआ है। जैसे 1 2 3 4 ठो है ना, 4 ठो ही होगा, नंबर भी 4 ठो होगा और ये स्क्वायर रूट का भी चिन्ह 4 ठो ही होगा, 1 2 3 4। तब आपको क्या करना है, 2 को 4 बार लिखना है, या 4 बार आप पढ़ लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही हुआ ना, यही हुआ। तो अब यहाँ पर पावर में क्या करेंगे, 16 को नीचे में और 1 घटा के ऊपर में रखेंगे, इसका आंसर आ गया। अगर डॉट डॉट अनंत तक इसी में रहता तो इसमें जो संख्या है वही आंसर हो गया। लेकिन अगर डॉट डॉट अनंत तक नहीं गया है तो क्या होगा, इसमें जो संख्या है उसको आप लिख लीजिए और ऊपर में पावर में क्या करना है, तो इसमें कितना ठो नंबर है, 1 2 3 4 ना, तो आपको 2 को 4 बार गुना करना है, 2 को, तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 को नीचे में और ऊपर में 1 घटा के, तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।